हुकूमत का तवानाई के शोबे में गैर मामूली इक़दामात का फैसला। एमरजेंसी बचत प्लान तैयार, हतमी मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। सूबों के साथ मिलकर अमल दरामद होगा। तमाम वज़राए आला को भी काबीना इजलास में मदऊ करने का फैसला। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। तवानाई की बचत मुल्क की बका का मसला है। गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, मामलात खुश उसलूबी से हल करने के लिए कोशां हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इमरान खान जहनी मरीज हैं। अवाम ने चोर चोर का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। तोशा खाना ओपन एंड शट केस है। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले को अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। पंजाब में तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान न्यासी पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये शख्स इख्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी ट्रायल 9 जनवरी को शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी की 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में इजलास। चीनी की तलब और रसद का हर 2 हफ्ते बाद जायजा लेने का फैसला। मुकामी मार्केट में कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और आलमी ताउन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को जनीवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस सदारत करेंगे। मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली से मुतालिक फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बायस IMF शराइत पर नजरसानी जरूरी है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। मुतासरा ममालिक के लिए फंड का क़याम अहम पेशरफ्त है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मसावी मौक़े फराहम करना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क G77 वज़ारती इजलास से खिताब। आलमी सतह पर तेजी से बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा। आगे बढ़ने के लिए नई राहें तलाश करनी हैं। कौमी वसाइल और नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा करना जरूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम जनरल माइक एरिक का GHQ रावलपिंडी का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। कमांडर सेंटकॉम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 8 साल गहरा जख्म आज भी ताज़ा। पूरी कौम और इदारों का दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म मजीद मजबूत। 16 दिसंबर 2014 को दहशत गर्दों ने 140 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा को शहीद किया। शहदा की याद में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी के हुसूल के लिए कश्मीरी भारतीय मुसालिम के खिलाफ सीना सिपर। काबिज फौज की पूंछ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा से भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालिबा। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन सरबराह इजलास। यूक्रेन से ताउन का फरोग और रूस पर पाबंदियों का नफाज अहम एजेंडा। तवानाई के मसले और सनती तरक्की में हायल रुकावटों पर भी गौर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। By BOP Mastercard Credit Card. Pakistan ka first vertical credit card. Discount offers up to 50%. Highest reward points. Instant and seamless reward points redemption in Pakistan and across the globe. तो अब से नो जादू का चराग. Only BOP Mastercard Credit Card. मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। खबरनामे का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि हुकूमत ने तवानाई के शोबे में गैर मामूली इक़दामात का फैसला किया है। एमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास में ये तय पाया कि एनर्जी बचत प्लान पर सूबों के साथ मिलकर अमल दरामद होगा और तमाम वज़राए आला को भी वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मदऊ किया जाएगा। ये फैसला भी हुआ कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। हंगामी प्लान पर अमल दरामद से अरबों डॉलर की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस सिलसिले में हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल 29 अरब डॉलर सालाना है। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी तवानाई प्लान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने अलग अलग मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इन मुलाकातों में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे और अभी आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में मुलाकात हुई है, जिसमें माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी रिलीफ से मुतालिक इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ हम सब से इत्तेहाद, यगानगत और सियासी रवादारी का तकाजा कर रहा है। मामलात खुशअस्लूबी से हल करने के लिए कोशां हैं। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुके हैं। अवाम ने उनका चोर चोर का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले को अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। 4 साल आप प्रोपेगेंडा ग्रो मुल्क पर मुसल्लत था। तमाम इख्तियारात मौजूद थे, तमाम अदारे मौजूद थे, तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। अगर किसी ने चोरी की होती, अगर किसी ने आपने जो इल्ज़ाम लगाए, तो आपको 4 साल में एक भी सबूत देकर वो चोरी साबित करनी चाहिए थी। ये खाली एक घड़ी का मामला नहीं, ये अवाम को पता होना चाहिए। ये इमरान खान साहब के उस नीयत का मामला है कि जो उन्होंने तोशा खाना के साथ चोरियां करके की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बना रही है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। स्कूलों को, दरसगाहों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को अपना ये जो पंजाब हुकूमत के ज़रिए अपना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इनको सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश करिए कि जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने बिल्कुल किसी की पॉलिटिक्स का, और वो पॉलिटिक्स जो मुस्लिम मुल्क के अंदर तकसीम करे, इंतशार फैलाए, फसाद फैलाए, सिर्फ अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए। किसी शख्स की 4 साल की कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और जो जो इल्ज़ाम दूसरों पे उस वक्त लगा रहा था, वो चोरियां खुद उसी वक्त कर रहा था। तो ये बच्चे जानते हैं, ये अवाम जानती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान न्याजी अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। कौमी सलामती को कमज़ोर करने की हर मज़मूम साजिश को नाकाम बना देंगे।
ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کو بلیک میل کرنے، اسلام آباد پر مسلح جتھوں کے ذریعے حملے اور مذموم سیاسی ایجنڈے میں بری طرح ناکامی کے بعد عمران خان اب پارلیمانی نظام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں اور 1973 کا آئین مستحکم پاکستان کی بنیاد ہے۔ کسی آئینی اور قانونی جواز کے بغیر محض مذموم سیاسی مقاصد کے لیے اگر ایک بار اس حملے کو کامیاب ہونے دیا تو پھر بار بار یہ عمل دہرایا جائے گا، اور اس طرح ہر اپوزیشن حصول اقتدار اور سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے یہ حربہ آزمائے گی، جس سے خدشہ ہے کہ پارلیمانی نظام جمہوری اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ عمران نیازی حصول اقتدار کے لیے کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈے کو استعمال کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ ہم پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر سازش کو جمہوری طریقے سے ناکام بنائیں گے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے فوجداری ٹرائل 9 جنوری کو شروع ہوگا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی 15 روز کی بنیاد پر چینی کی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کو 31 جنوری تک مقامی مارکیٹ میں چینی کی موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت کے لیے 74 کروڑ روپے، جبکہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے لیے 70 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور عالمی تعاون کے حوالے سے کانفرنس 9 جنوری کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس اس کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان میں سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی سے متعلق فریم ورک پیش کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تعمیر نو کے لیے 16 ارب ڈالر سے زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ کانفرنس کے لیے ڈونر ممالک، بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور دیگر ترقیاتی شراکت داروں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی تباہی کے باعث IMF شرائط پر نظر ثانی ضروری ہے۔ نیو یارک G77 وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اپنانا ہوگا۔ متاثرہ ملکوں کے لیے فنڈ کا قیام اہم پیش رفت ہے۔ Our countries cannot realize the SDGs or climate goals unless we make concrete progress on such an agenda. Without such emergency and systemic actions, the development divide will grow into an unbridgeable gulf, transforming our world into a nightmare. A world afflicted by massive human suffering, social and political instability, and proliferating conflicts, even as our planet and our species confront mounting existential threats of a climate catastrophe. This apocalyptic prospect, if nothing else, should generate the political will and solidarity among all nations to act together to save the present and succeeding generations from the scourge of war, pestilence, poverty, and an uninhabitable planet. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ اور پالیسیوں پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے۔ وہ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 5ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ قوم کو ضرورت ہے لوگوں کی ملٹیپلائی نہیں میں کہتا ہوں ہائیبرڈ ٹریننگ کرو، ایجوکیشن کرو۔ سچ اے سلو پروگریس ان ہائیبرڈ ٹریننگ۔ ہائیبرڈ ٹریننگ کا مطلب کچھ آن لائن کرو تو تمہیں موجودہ ریسورسز کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ون تھنگ از ہیومن ریسورس۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2 کروڑ ہیومن ریسورس جو نکل بھی آتے ہیں، ان کے اندر ہائر ایجوکیشن میں آپ ایڈمٹ نہیں کر رہے۔ مقابلہ آپ کیا کریں گے؟ کم لوگ بڑا مقابلہ کر رہے ہیں۔
दुनिया पाकिस्तान को देखती है अपने अंदाज से, वो कहती है यार इतनी बड़ी कौम है, इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, यहाँ से मिलेगा हमें ह्यूमन रिसोर्स। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में जिस रफ्तार से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उसी के साथ हमें फैसला साजी के अमल को भी तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत के साथ मुआशरे से करप्शन के नासूर का खात्मा जरूरी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक बहरिया मजमूई सिक्योरिटी और बहरी सलामती के चैलेंज से निमटने और पाकिस्तान की समंदरी और बहरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमायां किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने मौसमियाती तब्दीली के बाइस हालिया शदीद सैलाब के दौरान मुतासरीन को इलाज, मुआलजे और रसद की फराहमी में रिलीफ के लिए शानदार किरदार अदा किया। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल माइकल एरिक कोरेला ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी कमांड सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिनमें सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ और खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। और अभी आपको खबर देंगे शिमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमले में पाक फौज के हवलदार समेत 2 अफराद शहीद जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मिरान शाह बाजार में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दिया। शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद अमीर का ताल्लुक मियांवाली से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिरान शाह धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। दुश्मन अनासर को वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। ताजिक सदर इमाम अली रहमान पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा पाकिस्तान में ताजिक सदर ने अहम मुलाकातें की, जिसकी तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के दौरान इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। दौरे के दूसरे दिन अहम मुलाकातों में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे और ताउन की नई राहों पर बातचीत की गई। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को गवादर बंदरगाह से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। गवादर बंदरगाह से तिजारत के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहिशमंद है और पाकिस्तान वस्त एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत और इक्तिसादी रवाबित का फरोग चाहता है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों को यकसा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान तमाम मसाइल के पुरान हल पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताजिकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सलाहियतों में इजाफे और ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ तकनीकी महारत के तबादले में मदद फराहम करता रहेगा। ताजिक सदर ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत की बेहतरी के हवाले से भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने जिला पुंछ में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद ऑपरेशन जारी रखा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने जिला के इलाके देगवार में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासा किया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। काबिज फोर्सेज मकबूजा इलाके में जालिमाना और गैर इंसानी हथकंडों के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश करवाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से एक बयान में आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरियों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाने पर भारत को दहशतगर्द रियासत करार दें। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों में भी बम धमाकों, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की मुसलसल निगरानी कर रही है क्योंकि लोग 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बगैर खित्ते में अमन के क़याम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में कायम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के 4 और भारत के 3 सहाफ़ी मुसलसल दूसरे बरस भी जेल में हैं, जो एक रिकॉर्ड है। कमेटी ने कहा कि कश्मीरी सहाफ़ियों आसिफ सुल्तान, फहद शाह और सज्जाद गुल को अलग अलग मुकदमात में अदालत से जमानत मिलने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी के इफ़रीत की यादें दिसंबर आते ही ताज़ा हो जाती हैं। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसा ही एक सानेहा है जिसका गम भुलाए नहीं भूलता। दहशतगर्दी के इस वाक़े में अपने 2 लख्ते जिगर गंवाने वाली माँ की कहानी, पेशावर से अरशद खान की ज़बानी। के फौजी फाउंडेशन हस्पताल में मुलाजमत करने वाली फलकनाज का गम हर साल 16 दिसंबर को ताज़ा हो जाता है। इस सानहे में उन्होंने अपने 2 बेटों को खोया। आर्मी पब्लिक स्कूल में खेली गई खून की होली में कई माएँ अपने लख्ते जिगर की जुदाई का गम लिए जिंदगी काटने पर मजबूर हैं, लेकिन फलकनाज वो माँ है जिन्होंने एक नहीं 2 बेटे इस हादसे में गंवाए। 5 वक्त नमाज के लिए ये लोग कोशिश करते थे कि हम पहले मस्जिद जाएं और आज़ान दे दें। कहते नहीं अम्मी, हम तो सदाम भाई की शादी पे जाएंगे। तो मैंने इनको वैसे गुस्से में कहा, मैंने कहा हाँ स्कूल आपके बाप जाएंगे ना। बस दोनों किलकिला के हंस पड़े। कहते अम्मी बड़ी अच्छी बात की है, पापा स्कूल चले जाएंगे, हमारी एब्सेंट नहीं लगेगी और हम शादी पे चले जाएंगे। दहशतगर्दी के इस सफाकाना कार्रवाई में 140 से ज्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। फिजाइया में शमूलियत का ख्वाहिशमंद सैफुल्लाह 8वीं जुमात और बड़ी फौज में जाने का ख्वाब लिए नूरुल्लाह 9वीं जुमात का तालिब इल्म था। इनकी यादें घर में जा बजा पड़ी है, जिनसे लिपटकर हफ्सा दुरानी आज 8 साल बाद भी भाइयों का प्यार याद करती है। जो बड़ा वाला भाई था नूरुल्लाह, तो वो काफ़ी तेज़ था, जिम्नास्टिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव होता था। हमें ऐसे लगता था, हमें अम्मी को बोलते थे नहीं अम्मी वो भाग गया होगा, वो काफ़ी तेज़ है, वो निकल गया होगा। शहीद बच्चे खुशियों से भरपूर इसी घराने का आखिरी सहारा थे। तहसीनुल्लाह शहीद बच्चों के वालिद है, जिन्हें अपने बच्चों की शहादत के बाद अपनी 3 बेटियों के मुस्तकबिल की फिक्र है और अब वही उनकी कुल कायनात हैं। APS के शहीद नूरुल्लाह और शहीद सैफुल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी यादें जिस तरह पूरी कौम के लिए भूलने वाले नहीं, वैसे ही उनकी कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कानून में दर्ज मुद्दत से कबल पुलिस अफसरान के तबादले रोक दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हिदायत की कि मुकर्ररा मुद्दत से कबल तबादला नागुज़ीर होने की सूरत में वजूहात तहरीर की जाएं और किसी भी अफसर को सीनियर पुलिस अफसर की मुशावरत के बगैर ना हटाया जाए। अदालत ने 4 सूबों से गुज़िश्ता 10 बरस में होने वाले पुलिस अफसरान के तबादलों की तफसील तलब कर ली। अदालत ने मामले की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी शरई अदालत ने वजारत इंसानी हकूक़ को ख्वाजा सराब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इदारा कायम करने का हुक्म दे दिया। वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान ख्वाजा सराब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इदारे के SOPs की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दी। डॉक्टर अमजद साकिब, जमूद खान, कशिश नदीम और चेयरपर्सन NCHR पर मुश्तमिल कमेटी खुसूसी इदारे के SOPs तय करके रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आलमी माशी दबाव के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते हुए जल्द मुल्क को माशी बहरानों से निकाल लेंगे। तफसील जानते हैं फरहाना खान से। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क की सियासत और मईशत के हवाले से गैर यकीनी कैफियत पैदा करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। हमें मायूसी को छोड़कर मेहनत को अपना शियार बनाना है। बड़े चैलेंजेस हैं, हुकूमत यकीनन पूरी कोशिश करती है कि वो इन चैलेंजेस से ओहदावरा हो। आज दुनिया में आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, जो तरक्की नज़र आ रही है, ये इन्हीं CEOs जो हैं, यही वो बिजनेस लीडर्स हैं, मैनेजमेंट लीडर्स हैं
जिनकी काविशों का नतीजा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मजदूर पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किए हुए हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत में कारोबारी बरादरी के किरदार को सराहा। समिट से खिताब करते हुए तरक्की और मनसूबाबंदी के विफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि पॉलिसियों में अदम तसलसल के बायस हम आज मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। 75 साल की तारीख में साइक्लिकल मूवमेंट्स में चलता रहा है। हम 4 कदम आगे गए हैं तो 6 कदम पीछे की तरफ धकेले गए हैं। 1999 तक पाकिस्तान साउथ एशिया में नंबर 1 इकॉनमी था। आज साउथ एशिया में बांग्लादेश और भारत भी हमसे आगे निकल चुके हैं और मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि हम आज जिस मुकाम पे खड़े हैं इसकी वजह क्या है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी फ़हद हुसैन ने कहा कि मुल्क में पायदार तरक्की के लिए ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबे को बेहतर करना होगा और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मेज़ पर बैठना ज़रूरी है। समिट से अहम कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ शोबों की कदावर शख्सियात ने भी खिताब किया और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 77 करोड़ 40 लाख डॉलर देगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में 5 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। ये रकम सैलाब के लिए हंगामी इमदाद, बिजली की तरसील और दूसरे मनसूबों पर खर्च की जाएगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क के नादहिंदा होने का कोई खतरा नहीं। कुछ अनासर मुल्क की मईशत के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। इन लोगों के मज़मूम अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। फ्रांस पाकिस्तान को बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3 लाख मिलियन यूरो की ग्रांट फ्राहम करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी ऑफ फ्रांस के तरक्की के इदारे के कंट्री डायरेक्टर फिलिप स्टेनमेटर्स ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। फ्रांस की जानिब से मिलने वाली इमदाद से वासा लाहौर इस अहम मनसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ शहादत अवान ने ज़ाब्ता फौजदारी के कानून शहादत में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। PTI से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर ने इजलास के दौरान एहतजाज किया और आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। शांगला में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान ने सिर्फ झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। PTI ने 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी की मुल्क के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। 9 सालों से सूबे में हुक्मरानी कर रहे और 4 साल मरकज में उन्होंने झूठ के अलावा, मुनाफिकत के अलावा, करप्शन और लूट मार के अलावा उस इमरान और इसके टीम ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी पूरी सियासत सिर्फ दूसरे पर और अपने सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने में लगाया। सबको चोर डाकू कहकर। इस मौके पर साबिक नाज़िम ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को या किसी भी इदारे को मुल्क की सालमियत पर हमला करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। उधर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। 6 अरब मालियत के तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए बगैर बेचे गए। इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने से डर क्यों रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज 15 दिसंबर है और रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक होता है। इस वक्त जो कीमतें हैं, हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है, वज़ीर आज़म ख़ुसूसन
ये चाहते हैं कि जितनी रिलीफ हम पास कर सकते हैं आवाम को, वो हमें मैक्सिमम पास करनी चाहिए, और हम इसी पे अमल करते हुए अभी तक इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर आज तक इसी पे अमल कर रहे हैं। जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपये की कमी के साथ आज रात 12 बजे के बाद 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235 रुपये 30 पैसे है, उसमें 7.5 रुपये की कमी के साथ 227 रुपये 80 पैसे नई कीमत मुकर्रर हुई है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसकी कीमत आज 181 रुपये 83 पैसे है, इसमें 10 रुपये की कमी करके 171 रुपये 83 पैसे की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि आज 179 रुपये जिसकी कीमत है, इसको 10 रुपये की कमी करके फी लीटर 169 रुपये की जा रही है। इस पूरे क्वार्टर में यानी 1 अक्टूबर से लेके आज तक जो हमने अभी कीमतें अनाउंस की हैं, उसमें टोटल कमी जो की गई है इन 3 महीनों में, पेट्रोल में हमने 1 अक्टूबर को 12 रुपये 63 पैसे की थी, फिर आज हमने उसमें जो मज़ीद कमी की है उसमें 22 रुपये 63 पैसे की कमी से ये जो 30 सितंबर को जो कीमत थी 237 रुपये 43 पैसे, वो इस 22 रुपये 63 पैसे की कमी के साथ 214 रुपये 80 पैसे हुई है। हाई स्पीड डीजल जो था 30 सितंबर को 247 रुपये 43 पैसे था, उस पे हमने अक्टूबर में 12 रुपये 13 पैसे की कमी की थी, आज हमने 7 रुपये 50 पैसे की कमी की है, और ये 19 रुपये 63 पैसे की कमी के साथ जो आज नई कीमत हुई है वो 247 रुपये 43 पैसे 30 सितंबर को थी, वो आज 227 रुपये 80 पैसे पे आ गई है। लाइट डीजल ऑयल ये 30 सितंबर को इसकी कीमत 197 रुपये 28 पैसे थी, इसमें इन 3 महीनों में 3 दफ़ा कमी की गई। 1 अक्टूबर को 10 रुपये 78 पैसे, 1 दिसंबर को 7.5 रुपये, और आज फिर 10 रुपये कमी की जा रही है, जिससे टोटल कमी 28 रुपये 28 पैसे इन 3 दफ़ा जो रिडक्शन की गई है, इसकी नई कीमत 197 रुपये 28 पैसे से 169 रुपये पे आ गई है। जो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है, इसकी कीमत 30 सितंबर को 202 रुपये 2 पैसे थी, इसमें भी 3 दफ़ा कमी की गई। 1 अक्टूबर को 10 रुपये 19 पैसे, 1 दिसंबर को 10 रुपये, और आज 15 दिसंबर को फिर दोबारा 10 रुपये। तो इस क्वार्टर में इन 3 महीनों में इस रुपये 30 रुपये 19 पैसे की कमी के साथ 171 रुपये 83 पैसे इसकी नई कीमत जो है मुकर्रर हुई है। ये नई कीमतों का इतलाक पेट्रोल 214 रुपये 80 पैसे, डीजल 227 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 169 रुपये आज रात 12 बजे के बाद यानी 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक अच्छी खबर है आवाम के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 10 रुपये कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 214 रुपये हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 7.5 रुपये की कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल भी 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है।
اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ آج رات 12 بجے کے بعد سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو جائے گا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 10 روپے کم کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان کی جھوٹ پر مبنی سائفر کی کہانی ناکام ہو چکی ہے اور اب وہ نیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ قصور میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ PTI کے اپنے لوگ عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے مدد نہ کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کو غداری کا طعنہ دینا شروع کیا۔ ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ لے کر ان 2 واقعات کے بعد بھی اس کے اندر اس حد تک اپنی اس بات کے اوپر ڈھٹائی پر یہ قائم رہا کہ یہ پبلکلی سائفر کرتا رہا۔ آج کہاں ہے سائفر؟ ویئر از اٹ؟ آج کہاں ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ آج کہاں ہے امر بالمعروف؟ اب اس کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ تب کے سپہ سالار جنرل باجوہ کو یہ پنچنگ بیگ بنائے، ان کے خلاف یہ پوزیشن لے، اس نے غداری کے فتوے بانٹے اور کل پھر دوبارہ آگے بیٹھ گیا۔ کل آ کے کہتا ہے کہ یہ غدار ہے۔ کس بنیاد پر غدار ہے کہ انہوں نے NRO دی ہے؟ یس سر، مائنڈ اٹ، جنرل باجوہ نے NRO دی ہے، ایک ہی NRO، اور وہ NRO تب دیا جب آپ کے بنی گالا کے گھر کے کیس میں انہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی ہونے سے بچایا اور کولیٹرل وکٹم کے طور پہ جہانگیر خان ترین کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا۔ اگر عمران خان صاحب کوئی شک ہے تو حضور قبلہ میرے پاس شواہد ہیں، جب آپ پیروں میں بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے میرے پاس شواہد ہیں۔ ہم جنرل باجوہ کو تب بھی کہتے تھے کہ از اے بل ان چائنا شاپ۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اور پولیٹکس 2 متضاد باتیں۔ یہ پاکستان کے لیے یہ شخص زہر قاتل ہوگا، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے اس پورے نظام کے لیے، پاکستان کے معاشی ڈھانچے کے لیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ توشہ خانہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ 6 ارب مالیت کے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر بیچے گئے۔ عمران خان نے اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان دوست ملکوں کی جانب سے ملنے والے اربوں روپے مالیت کے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے بیچتے رہے۔ یہ جو آپ دیکھتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہر چوتھے دن خان صاحب اپنے مرشد سمیت عمرہ کرنے چلے جاتے تھے۔ اصل میں عمرہ کرنے نہیں جاتے تھے بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر پھر بیچنا بھی ہوتا تھا۔ توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں اپنے پاس رکھا، خود اس کی ویلیویشن کروائی۔ ویلیویشن کیا کروائی؟ 3 کروڑ۔ 6 ارب کی چیز کی ویلیو لگائی 3 کروڑ، دیا 1.5 کروڑ۔ طلال چودھری نے کہا کہ صادق و امین ناجائز کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ نہ آپ نے گھڑی چھوڑی، نہ کوئی گاڑی چھوڑی، کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے، جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان میں سب ادارے آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ کے بعد صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے پرامن ماحول اور استحکام بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان معیشت کے اعتبار سے اپنے ہمسایہ ممالک سے پیچھے رہ گیا کیونکہ صلاحیتوں کو مستقل بنیادوں پر بروئے کار نہیں لایا گیا اور پاکستان میں پالیسیوں کا تسلسل کا بھی فقدان رہا۔ 1 اپریل کو پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تھا جس کے تدارک کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان کی 5 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبارٹریز کو جدید بنانے کے لیے 7.5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔
کوئٹہ میں نیشنل انرجی ایفیشنسی کنزرویشن اتھارٹی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی اور بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر تندہی سے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ درآمدی ایندھن پر بتدریج انحصار کم کرنے کے لیے مقامی وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سولر سسٹم کو متعارف کروانے سے بلوچستان کے زمینداروں اور محکمہ زراعت کو درپیش مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر ایویشن خواجہ سعد رفیق سے ترکیہ کے سفیر محمد پاجا چیز نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے دو طرفہ معاملات اور ایویشن ریل لنک کے امور زیر بحث آئے۔ وفاقی وزیر ایویشن اور ترکش سفیر نے دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر غور کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ایران ترکی ریلوے لنک کی فعالیت وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ترکی نے موبیلٹی گرانٹ پروگرام بحالی پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے مہارت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ لاہور میں سوشل ویلفیئر کے تعاون سے مسکن منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کی بہتری کے لیے کوشاں ہے، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف ادارے اور تنظیمیں خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خاتون اول نے ادارہ نشیمن کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور ان کے کام کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے دسمبر کے پہلے ہفتے ریکارڈ بیرونی قرضے واپس کیے، ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مسائل پر جلد قابو پا لیں گے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سیالکوٹ کے کاروباری افراد ایکسپورٹ کے ذریعے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ دنیا چوتھے صنعتی انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق پر توجہ مرکوز کریں۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے فارغ التحصیل 4000 سے زائد طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹس اور میڈلز دیے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی کی مرضی یا ایما پر اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ 7 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئین میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور جیتیں گے۔ اگر کوئی چیف منسٹر اسمبلی توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو سمجھتا ہے کہ اس سے حکومت کا نظم و نسق نہیں چل رہا، اس لیے مجھے توڑنی پڑ رہی ہے، میں سنبھال نہیں سکتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب اکثریت نہیں اور کسی اور کو اکثریت نہیں ہے، اس لیے میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں، لیکن میں پھر بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہتا ہوں، اسمبلیاں نہیں توڑے تو اچھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دادو، قمبر اور دوسرے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور سیلاب زدگان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ کو خیرپور ناتھن شاہ میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ 31 اگست کو ضلع دادو کی تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی تھی، اب پانی کم ہو کر 1 لاکھ ایکڑ اراضی پر رہ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ پانی کی نکاسی تیز کی جائے۔ ڈی جی پی ڈی ایم سندھ سید سلمان شاہ نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ضلع دادو میں تقریباً 70,000 خیمے، 50,000 ترپال شیٹ اور 2.5 لاکھ مچھردانیاں تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ خاندانوں کو فوڈ پیکٹس اور 1,10,000 کمبل دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے زیر آب دیہات کا زمینی اور فضائی دورہ بھی کیا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ پشاور میں وارسک روڈ پر زیر تعمیر پل اور ڈرین پر تعمیراتی کام 30 دن میں مکمل کیا جائے۔ پشاور میں اجلاس کے دوران گورنر نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وارسک روڈ مصروف کاروباری مرکز اور شاہراہ ہے، اس حوالے سے علاقے کے مکینوں اور تاجر برادری کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بجلی کی تاروں اور پولز کی منتقلی کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد تعمیراتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مردان میں 15.5 ارب روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔
वज़ीर आला ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले बाचा खान मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने 400 कनाल रकबे पर तामीर होने वाली मर्दान मेगा पार्क का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जिला मर्दान में सीवरेज सिस्टम की बहाली और नए ट्रीटमेंट प्लांट के क़याम के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा, जो 8 अरब 30 करोड़ रुपए के तखमीना लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि फ़ौज में आला सतह पर तकर्रियों का अमल इंतहाई खुशउस्लूबी के साथ अंजाम पाया है और सियासी तौर पर 2023 भी मुफाहमत का साल हो जाए तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। कर्नल अमजद हुसैन सैयद के 7 साला जन्मदिन की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आइंदा साल मुल्की हालात के साथ मईशत में भी वाज़ेह बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सियासत में एक दूसरे को दुश्मन समझने की रविश खत्म होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि उनके वालिद कर्नल अमजद हुसैन सैयद की ज़िंदगी कुव्वत ईमानी, मुहिब रसूल, क़याम पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान पर मुहित है। तकरीब में कर्नल अमजद हुसैन सैयद को तहरीक पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब की बुनियाद रखी और 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की उम्मीदवारों की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद खवातीन विंग के इजलास में पार्टी की सियासी सरगर्मियों और खवातीन विंग को मजीद फाल करने पर गौर किया गया। इजलास में सेनेटर नुज़रत सादिक, सेनेटर सादिया अब्बासी, वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की और खुशहाली और माशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर दिन रात काम जारी रखेगी। और नाज़रीन, हर साल 18 दिसंबर को नकल मकानी करने वालों का आलमी दिन मनाया जाता है। गुज़श्ता 5 दहाइयों के दौरान तारकीन वतन की तादाद में इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका अहवाल बता रही हैं मरियम मलिक। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान ने वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के ताउन से इस्लामाबाद में तारकीन वतन के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस बार तारकीन वतन का आलमी दिन नौजवान, हिजरत, पायदार तरक्की और शराकतदारी के जरिए महफूज नकल मकानी के फरोग के उन्वानात पर रखा गया। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद नौजवानों को शराकतदारी और सलाहियत की तामीर के जरिए महफूज हिजरत के फरोग के बारे में आगाह किया जा सके। It's a day to reflect upon the contributions that migrants make to the countries of destination, to their home country. Migrant resource centers have counselors that go out into the community and raise awareness on safe and regular migration pathways and the risks of irregular migration. सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तान जुल्फिकार हैदर ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हुनरमंद हिजरत को फरोग देने और बातचीत के जरिए कानूनी रास्ते तलाश करने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों, हुकूमत, सिविल सोसाइटी की तंजीमों, मीडिया समेत बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। माहिरीन का कहना था कि हिजरत का रुझान नौजवानों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि नकल मकानी में उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के मौके नजर आते हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और काज़ाकिस्तान आइंदा माह से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगा, जिसका मकसद दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देना है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। अपने खिताब में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के मुख्तलिफ बैंकों पर मुश्तमिल कमर्शल बैंकिंग चैनल्स के क़याम के लिए काम कर रहे हैं, जबकि सफरी सहूलियात में इजाफे, वीज़ा प्रोसेसिंग में तेज़ी और रेगुलेटरी में किए जाने वाले सहूलियाती इक़दाम की वजह से दो तरफा तिजारती हजम में बड़े इजाफे की तवक्को है और आइंदा चंद दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। It will also help us to boost and to strengthen regional connectivity, which is very important. If we develop our regional connectivity, then other sectors of mutual interest in our bilateral trade could also be developed. फेडरेशन के नायब सदर शब्बीर मंशा ने तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान को मुश्तरका तौर पर रिवायती और गैर रिवायती शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास तौर पर पेट्रोकेमिकल, मादनियात, सियाहत और IT सर्विसेज के शुबेजात शामिल हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ काज़ाकिस्तान सपोर्टिव रही है एंड वेरी सपोर्टिव होने की वजह से ऑलरेडी कुछ हमारे डेलीगेशंस प्रिपरेशनरी तौर पे जा चुके हैं एंड वी प्लानिंग कि एक और डेलीगेशन जो कि फरवरी में टेंटेटिवली यहाँ से मूव करेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक लैंडमार्क चीज़ें हैं जो कि अगर इसी तरीके से जिस तरीके से स्पीड में चल रही हैं, अगर ये चला तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन महमूदुल हसन आवान ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि TIR कन्वेंशन पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को कम लागत के साथ तिजारती माल की ज़मीनी नकलो हमल के जरिए
ताजिकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के बेहतरीन मौके फराहम करता है। दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि ज़मीनी रास्ते से तिजारत, वीज़ा के मसाइल समेत एयर रूट्स खुल जाने से मौजूदा तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाया जा सकता है। बाद में विफाक ईमान हाई की जानिब से मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर को शील्ड भी पेश की गई। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राबिता का इजलास नवाब शेर वसेर की सदारत में हुआ। इजलास में कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की गैर पेशा वराना रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत की कि चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती तौर पर शिरकत करें। कमेटी ने PCB की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी सराहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का इजलास डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने वजारत सेहत को रजिस्ट्रार पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के जरिए रवैये का नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने की हिदायत की। कमेटी ने FBR की जानिब से तंबाकू की मसनूआत की फरोख्त को कानूनी करार देने के जारी करदा SRO का भी नोटिस लिया। कमेटी ने कोविड, वबाई अमराज और हालिया सैलाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के किरदार को सराहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठवार में चंद मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लैम -11, काला -5 और गिलगित हुंजा गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।